हम चाहते हैं कि यह पूरी की पूरी व्यवस्था ही सड़ी हुई है, इसीलिए हम व्यवस्था में सुधार नहीं चाहते हैं, हम व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उसमें हम परिवर्तन चाहते हैं, उसको हम एनिहिलेट करना चाहते हैं। ये बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही। उनको कास्ट के अंदर ये नहीं कहना था कि हमको हिंदू बना लीजिए, हमको भी जो है मंदिर में प्रवेश करा दीजिए, हमसे जो है शादी विवाह करने लीजिए, सिर्फ इससे जाति खत्म हो जाएगा। वो कहते थे कि सोशल डेमोक्रेसी को अगर जब तक इंश्योर नहीं करते हैं तब तक समाज के अंदर शोषण खत्म नहीं हो सकता है। और सोशल डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए, स्थापित करने के लिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दोनों को हमको स्थापित करना पड़ेगा। और उनके जो संघर्ष रहे थे, उस संघर्ष के बदौलत पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस देश में आई। तभी मैं आपको कह रहा था कि बेटा धीरू भाई अंबानी का हो या किसी जूता सिलने वाले का, दोनों का वोट बराबर किया गया है। और जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिली है तो हमको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करनी पड़ेगी और इक्वल इकोनॉमिक राइट का सवाल हमको उठाना पड़ेगा। तभी जाकर के सोशल इक्वलिटी का सवाल आएगा, सामाजिक न्याय का सवाल समाज में स्थापित किया जाता है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज ही मैं एक अखबार के लिए एक आर्टिकल लिख रहा था, बाबा साहब के नाम एक संदेश, उनको एक चिट्ठी देना चाह रहा था। मैं उनसे बात करना चाह रहा था, ये मानकर कि बाबा साहब हमारे बीच हैं, क्योंकि व्यक्ति मरता है, व्यक्ति को मारा जा सकता है, विचार और विचारधारा को नहीं मारा जा सकता है, वो हमारे पास हमेशा जिंदा रहते हैं। और जब मैं उस चिट्ठी को लिख रहा था बाबा साहब के नाम, तो मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे थे। मैं वो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले हमने बाबा साहब से माफी मांगी। हमने कहा कि बाबा साहब, युवा होने के नाते अपना बच्चा समझ करके हम कुछ गलती कर रहे हैं, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। और हमने कहा कि इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेवार नहीं हूं, हमारे पूर्वज भी जिम्मेवार हैं कि आपने जो उनको संदेशा दिया था, आपने जो उनको रास्ता दिखाया था, आपने जिन विचारों की बात की थी, उन विचारों को छोड़ करके कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा करके अपनी जिम्मेदारी को भूल जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ एक दिन, कोई एक दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर लेने से अंबेडकरी जनता का कल्याण हो जाएगा, समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा। मैं समझता हूं कि वो गलत हैं और उनको इस भुलावे में कभी रहना नहीं चाहिए। अगर हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम समाज के अंदर समानता को स्थापित करना चाहते हैं, शोषितों की एकता को सुनिश्चित करके तमाम तरीके के शोषण को खत्म करके एक समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो ये जो भक्ति पूजा चल रही है, इससे बाहर निकल करके उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। ये सवाल आज हमारे सामने है। उसके बाद हमने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं है कि हम में से कुछ नौजवान ऐसे नहीं हैं जो आपके विचारों को लेकर के दिन रात लड़ रहे हैं। और मैं सम्मान से नाम लेना चाहता हूं साथी रोहित वेमुला का। साथी रोहित वेमुला ने कहा कि इस व्यवस्था से टकराएंगे, इससे लड़ेंगे, इसके सामने झुकेंगे नहीं, बल्कि मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। और क्या लड़ाई है आज, देश के अंदर कौन से हालात पैदा किए गए हैं, उन पे जरा विचार कीजिए आप। मैं नागपुर से आ रहा हूं। पिछली बार भी मैंने ये बात कही थी नागपुर में कि नागपुर दीक्षा भूमि है। जब तक आपके रगों में खून बह रहा है, एक एक कतरा बह जाने दीजिए, लेकिन उस दीक्षा भूमि को संघ भूमि होने से बचाइए। ये सवाल आपके सामने है, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। पूरी दुनिया में नागपुर को संघ भूमि के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि नागपुर, विदर्भ की यह धरती, ये महाराष्ट्र और पूरा हिंदुस्तान अगर किसी के भूमि के रूप में जाना जाएगा, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमि के रूप में
जाना जाएगा, भगत सिंह की भूमि के रूप में जाना जाएगा, साहू जी महाराज की भूमि के रूप में जाना जाएगा, ज्योतिबा फूले और सावित्री ताई की भूमि के रूप में जाना जाएगा, सावरकर की भूमि के रूप में नहीं जाना जाएगा। ये सवाल आज हमारे सामने है। और ये जो करने वाले लोग हैं, आज वो सत्ता में बैठे हैं और उनका जो उन्माद है, सत्ता का जो गुरूर है, वो आज सामने आ रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप। बहुत अच्छी बात है। कुछ दोस्त अभी मेरे पता चला बजरंगी हैं, काला झंडा लेकर के खड़े थे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं खुद काली गाड़ी में चढ़ करके आया हूं। रंग भेद करने वाले हम नहीं हैं, तरुण विजय हम नहीं हैं, हमको काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है। तुम झंडा दिखाओ, लेकिन अगर मेरा खून खौलता है तो वो काले रंग से नहीं, तुम्हारे भगवे रंग से खौलता है। ये बात तुम याद रखना है। और इसीलिए हम तिरंगा को बचाने की बात करते हैं, इसीलिए हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, इसीलिए हमने जो प्रस्तावना अभी पढ़ी है उसके एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है। और इस लड़ाई को साथी रोहित वेमुला लड़ रहा था। क्या स्थिति है देश के अंदर? आप कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, लोकतंत्र पे विश्वास कीजिए, यह आपका देश है, देश में अपना योगदान कीजिए, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। चलिए मान लेते हैं आपकी बात को, मान लेते हैं आपकी बात को, और कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। सवाल यह है कि अगर ब्राह्मण का वोट, दलित का वोट बराबर, अगर काला का वोट, गोरा का वोट बराबर, अगर महिला का वोट, पुरुष का वोट बराबर, अगर बिहारी और मराठी का वोट बराबर, तो हमारी शिक्षा बराबर क्यों नहीं है? इस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे हक और अधिकार बराबर क्यों नहीं है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये सवाल मैं क्यों पूछ पा रहा हूं? यह सवाल मैं इसलिए पूछ पा रहा हूं कि महामाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों ने इस देश के बारे में एक सपना देखा, और उस सपने को उन्होंने इस देश के संविधान में उतारा और कहा कि हम भारत के लोग। जब वो कहते हैं हम भारत के लोग, तो ये फर्क नहीं करते हैं कि हम ब्राह्मण, हम दलित, हम काले, हम गोरे, हम मराठी, तुम बिहारी, ये फर्क वो नहीं करते हैं। और कहते हैं कि सबको समानता से रहने का हक है, सबको बराबरी का अधिकार है, सबको न्याय और आत्मसम्मान का हक मिलना चाहिए। इसी बात को सुनिश्चित करते हैं। और ये जब हम पढ़ते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पहला मंत्र, शिक्षित हो। जब हम शिक्षित होते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जब हम अपने अधिकारों को जानते हैं, तो जिनका अधिकार छीना गया है, जो शोषित लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो या महिला हो, उन तमाम लोगों की यूनिटी की बात करते हैं, हम शोषितों की एकता की बात करते हैं, तब हम संगठित होने की बात करते हैं। और संगठित होकर के किसी का वोट बैंक बनने की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हम संगठित हो रहे हैं बाबा साहब के कहे विचारों के अनुसार, तो हम संघर्ष करेंगे अपने अधिकारों को लेकर के, अपने इमांसिपेशन को लेकर के, अपनी बराबरी को लेकर के। ये हमारा मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र को जब किया जाता है, तो हमारे खिलाफ एक साजिश रची जाती है। क्या बोल करके विरोध कर रहा था ये लोग बजरंगी, कि देशद्रोही को गोंदिया नहीं आने देंगे। ये साजिश क्या है? मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हैदराबाद विश्वविद्यालय में जो वहां के विद्यार्थी हैं, जो प्रगतिगामी हैं, जो समता मूलक हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्तों पे चलते हैं, जो भगत सिंह के विचारों को अपनाना चाहते हैं, जिनको इस देश के लोकतंत्र और इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा में भरोसा है, वो लोग जब अपने हक की बात करते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। आप लोग याद कीजिए कि रोहित वेमुला के पूरे प्रकरण में किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ और उस दंगे के बाद
2014 के चुनाव में जब दंगे की फसल काटी गई और एक पर्टिकुलर पार्टी को बहुमत मिला, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मुजफ्फरनगर अभी बाकी है। और उस डॉक्यूमेंट्री को जब दिखाया जा रहा था, जब रोहित वेमुला और उनके साथियों के द्वारा शोषितों की एकता की बात की जा रही थी, तब यह जो बजरंगी लोग हैं, इनके कई सारे नमूने होते हैं, इनका अलग अलग नाम होता है, इनका खून खौलने लगा और वो लोग उस फिल्म को बंद कराना चाहते थे। मैं आपको याद दिला दूं, कोर्ट के कलाकार हमारे बीच हैं। ये फिल्म जब हम लोग जेएनयू में दिखा रहे थे, उस वक्त भी विद्यार्थी परिषद के लोग उस फिल्म का स्क्रीनिंग नहीं होने देना चाहते थे। यही स्थिति हैदराबाद में हुई और रोहित के साथियों ने वो फिल्म दिखाई और उन्होंने कहा कि दलितों का सवाल यदि सिर्फ दलितों का सवाल रहेगा तो इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर मुसलमानों का सवाल सिर्फ मुसलमानों का सवाल है, इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर महिलाओं का सवाल सिर्फ महिलाओं का सवाल है, गरीबों और किसानों का सवाल सिर्फ गरीबों और किसानों का सवाल है, तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता है। अगर हम सबके इमांसिपेशन की बात करते हैं, अगर हम सबको बराबरी का हक दिलाने की बात करते हैं, अगर हम बाबा साहब के विचारों के अनुसार जो कास्ट एट्रोसिटी है, जो स्ट्रक्चर है, उसको एनिहिलेट करने की बात करते हैं, जाति की खात्मे की बात करते हैं, तो हमको शोषितों की एकता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जब मुजफ्फरनगर बाकी का स्क्रीनिंग किया जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। और उसके बाद सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, 283 का जब इनको बहुमत मिला है, हर एक कैंपस में इनकी गुंडागर्दी जारी है। और ये उस गुंडागर्दी के बदौलत वाइस चांसलर के पावर का मिसयूज करके, मंत्री के पावर का मिसयूज करके, जानते होंगे कि उस वक्त की मंत्री कौन थी, मैडम जी सास बहू वाली। वो मैडम जी चिट्ठी लिखती हैं उनके बारे में और उनको कहा जाता है कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। भाई मुझे बताओ कि इस देश की 125 करोड़ जनता में क्या अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं है? क्या वो इस देश में शामिल नहीं है? क्या इस देश की संकल्पना में इस देश के दलित शामिल नहीं है? क्या इस देश की संकल्पना में इस देश का जो वर्किंग क्लास है, जो मजदूर और किसान है, जो गरीब है, वो शामिल नहीं है? क्या इस देश की महिला और आदिवासी उसमें शामिल नहीं है? ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और वही सवाल जब उठाया गया तो इनको एंटी नेशनल कहा गया। और वो जो एंटी नेशनल का इंजेक्शन ये घूम रहे थे लेकर के, उसी इंजेक्शन को लेकर के ये जेएनयू पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि रोहित और उनके साथी याकूब के समर्थक थे, कन्हैया और इनके साथी अफजल के समर्थक हैं। अरे बेवकूफ, मैडम महबूबा के गोदी में बैठ करके सरकार तुम बना के हो और जो है अफजल गुरु के समर्थक हम हो गए हैं। अभी एक तमाशा हुआ है इस देश के अंदर। चंडीगढ़ के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वहां के एक विश्वविद्यालय में छात्र फीस वृद्धि का विरोध कर रहे थे और 68 लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या है मसला? मसला यह है कि हम कहते हैं कि दिन है तो कहो दिन है, हम कहते हैं रात है तो कहो रात है, नहीं तो तुम्हारे लिए सिर्फ हवालात है, सिर्फ हवालात है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि तुम जो आजादी से घबराते हो, हमारे ऊपर गुलामी लाद करके रखे हो। हम तब भी लड़ रहे थे तुम्हारे चाचा अंग्रेजों से, हम आज भी लड़ेंगे तुम भतीजे काले अंग्रेजों से और तुमसे आजादी लेकर के रहेंगे। ये बात तुमको बता देना चाहते हैं। ये सवाल को गुमराह करना चाहते हैं। बार बार राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रभक्ति का एक झूठा षड्यंत्र रच करके हमको हमारे असली सवालों से भटकाना चाहते हैं। क्या है हमारे असली सवाल? बार बार कहते हैं कि इस देश के अंदर जो शोषण है, जो जातिवाद का अत्याचार है, जो मनुवाद का अत्याचार है, हमको उससे आजादी चाहिए। और इस देश की एक एक जनता जिसको बराबरी का हक संविधान के द्वारा दिया गया है, उसको बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन ये फर्जी तरीके से उस बहस को खड़ा करना चाहते हैं जिससे ये अपनी नाकामियों को छुपा सकें और जनता को गुमराह कर सकें। और गुमराह करने के तो अलग अलग तरीके हैं। आजकल इनको बड़ा प्रेम उमड़ रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर। तो आज बहुत शुभ दिन है अंबेडकरी जनता के लिए।
सब मिल करके जो है एक मांग कीजिए, और जो बजरंगी झंडा लेकर के खड़ा था उसको भी बुलाइएगा, क्योंकि आजकल वो भी जय भीम करने लगा है। कहिएगा बाबा साहब ने मनु स्मृति जलाया था, आओ कल गोंदिया के चौराहे पे मनु स्मृति जलाएंगे, है हिम्मत तो आओ, तब समझेंगे कि तुम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले हो। क्या बात है, कौन सी ऐसी चीज है जो बाबा साहब का फोटो तो ये लगा लेंगे, माला तो चढ़ा देंगे, लेकिन उनके विचारों को कभी नहीं अपना पाएंगे। और वो बात ये है कि जो लोग वर्ण व्यवस्था में भरोसा करते हैं, जो कहते हैं कि समाज में कभी बराबरी नहीं लाई जा सकती है, जो कहते हैं कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बताइए वो बाबा साहब को कैसे अपना पाएंगे? क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जब तक धर्म का ये शोषण है, ये जाति का शोषण भी रहेगा, और यदि आप जाति को खत्म करना चाहते हैं तो आपको धार्मिक पोंगा पंथ से मुक्ति लेनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने है। और इसीलिए मैं आज जो चिट्ठी लिखने की बात की है उसमें हमने इस बात पे जोर दिया है कि बाबा साहब के सिपाही यदि आप खुद को कहते हैं, उनके सपनों को अगर आप समाज में लागू करना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो उनके विचारों को आपको उतारना पड़ेगा। और उन्होंने जो चीज हमको दी है उस एक एक चीज को हमको बचाना पड़ेगा। आप सब लोग अभी ये कैशलेस का ड्रामा देखे होंगे, और जब ये कैशलेस का ड्रामा आया तो रिजर्व बैंक ने कहा हमने लागू नहीं किया, सरकार ने कहा हमने लागू नहीं किया। तो मैं आप लोगों का एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस पूरे मसले पे कि बाबा साहब का विचार था कि यदि हम भारत को एकता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं तो हमको सिंगल करेंसी अपनानी पड़ेगी, और उस सिंगल करेंसी के लिए ही उन्होंने रिजर्व बैंक का कॉन्सेप्ट दिया था। बाबा साहब सिर्फ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ही नहीं कहते थे, बाबा साहब इकोनॉमिक्स भी पढ़ते थे और इस देश की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इसका भी विचार करते थे। इसीलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे सामने दो दुश्मन हैं, एक दुश्मन ब्राह्मणवाद है और दूसरा दुश्मन पूंजीवाद है। और इसीलिए इस देश के अंदर उन्होंने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी, और स्टेट सोशलिज्म में उन्होंने एकदम जोर दे करके कहा कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं होगा। स्टेट विद इन स्टेट नहीं होने का मतलब यह है कि हम जनता हैं और हम किसी समाज में रहते हैं, और उस समाज की एक संस्था राज्य होती है, सरकार होती है, और सरकार हमारी चुनी हुई होती है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, गणतंत्र है। और वह लोकतंत्र काम कैसे करेगा उसके लिए संविधान लिखा गया है। तो जब हम अपना ओनरशिप सरकार को दे देते हैं, अपने मन से आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं, तो हम फिर किसी चीज का मालिक कैसे हो सकते हैं? इसीलिए स्टेट विद इन स्टेट को बाबा साहब ने खारिज किया और कहा कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और सारा लैंड का ओनरशिप सरकार के पास होना चाहिए। ये बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। लेकिन मुझे बताइए कि बाबा साहब के नाम पे जो लोग वोट लेते हैं, जो चुन करके जाते हैं, क्या कभी आमदार के रूप में, कभी सांसद के रूप में विधानसभा और संसद में गरीब शोषित जनता के बीच में लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और बड़े जो जमींदार हैं उनसे जमीन छीन करके गरीबों में बांटना चाहिए, इस बात को कभी उठाते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इस बात से हमको समझना पड़ेगा, और जो उनका विजन है उस विजन को हमको उतारना पड़ेगा। और एक एक सवाल पे उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हम इस कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी नहीं चाहते हैं, मतलब हमको रिजर्वेशन दे दीजिए और रिजर्वेशन लेकर के हम मिडिल क्लास का हिस्सा हो जाएंगे और हम भी किसी और के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने लगेंगे, छुआछूत प्रैक्टिस करने लगेंगे। हम उसमें मोबिलिटी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह पूरी की पूरी व्यवस्था ही सड़ी हुई है, इसीलिए हम व्यवस्था में सुधार नहीं चाहते हैं, हम व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उसमें हम परिवर्तन चाहते हैं, उसको हम एनिहिलेट करना चाहते हैं। ये बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही। उनको कास्ट के अंदर ये नहीं कहना था कि हमको हिंदू बना लीजिए, हमको भी जो है मंदिर में प्रवेश करा दीजिए, हमसे जो है शादी विवाह करने लीजिए, सिर्फ इससे जाति खत्म हो जाएगा।
वो कहते थे कि सोशल डेमोक्रेसी को अगर जब तक इंश्योर नहीं करते हैं तब तक समाज के अंदर शोषण खत्म नहीं हो सकता है। और सोशल डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए, स्थापित करने के लिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दोनों को हमको स्थापित करना पड़ेगा। और उनके जो संघर्ष रहे थे, उस संघर्ष के बदौलत पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस देश में आई। तभी मैं आपको कह रहा था कि बेटा धीरू भाई अंबानी का हो या किसी जूता सिलने वाले का, दोनों का वोट बराबर किया गया है। और जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिली है तो हमको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करनी पड़ेगी और इक्वल इकोनॉमिक राइट का सवाल हमको उठाना पड़ेगा। तभी जाकर के सोशल इक्वलिटी का सवाल आएगा, सामाजिक न्याय का सवाल समाज में स्थापित किया जाता है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाबा साहब के जो विचार हैं, इन विचारों को आज पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है और इनकी बड़ी से बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। मूर्ति बड़ा, विचार जो है उसमें गुम कर देने की साजिश चल रही है। इसीलिए जब मुझे ये कहा गया कि गोंदिया जाना है और खास करके विद्यार्थी और नौजवान आपसे बात करना चाहते हैं, हमने कहा कि अगर छात्र और नौजवान गोंदिया के इस कार्यक्रम को इतने उत्साह से मनाते हैं तो उनको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि बाबा साहब की जयंती हमारे लिए संकल्प दिवस है। और इस संकल्प दिवस के दिन हम ये संकल्प लेते हैं कि फूल चढ़ा करके भूल नहीं जाएंगे, बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाएंगे। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। ये सवाल आज आपके सामने है। इसीलिए दोस्तों, जब हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं तो देश के अंदर जो हालात हैं उस पर भी हमको एक नजर दौड़ानी चाहिए कि जो हमको मिला था वो भी हमको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये सवाल आज हमारे सामने है। दुष्यंत की एक लाइन है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहां तो आपने सबको शिक्षा देने की बात की थी, लेकिन आज जो शिक्षा हम लोगों को थोड़ी थोड़ी मिलनी शुरू हुई थी उसको भी आपने बंद करना शुरू कर दिया है। आप लोग जानते होंगे इस बात को कि अभी नया रेगुलेशन आया है MHRD का, जिसमें कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन की स्टडी करने वाले जो सेंटर पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खुले थे उसको बंद किया जाएगा। क्यों बंद किया जाएगा? क्योंकि जो बजट इस बार का आया है और इससे पहले भी आया है, हर बार के बजट में शिक्षा के बजट को कम किया जा रहा है। बाबा साहब का मूल मंत्र है कि आपको शिक्षित होना है, आपको पढ़ना है, तभी जाकर के आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसीलिए आज एक साजिश है कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सरकारी अस्पतालों को बंद किया जा रहा है, सरकारी जो संस्थान हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूल में किनके बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी अस्पतालों में किनका इलाज होता है, सरकारी बसों पे कौन यात्रा करते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए अगर आज हम बाबा साहब की चर्चा कर रहे हैं तो हमको सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बचाने की भी बात करनी पड़ेगी। और आजकल मेक इन इंडिया की बात की जा रही है। मेक इन इंडिया, आहा कितना बढ़िया है। एक मूर्ति बन रही है इंडिया के इंटीग्रेशन का, जिनको क्रेडिट दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पता है वो मूर्ति कहां बन रहा है? मेक इन चाइना। नारा मेक इन इंडिया, मूर्ति बनेगा चाइना में, बाहर मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया की जब बात हो रही है तो स्वच्छ भारत अभियान की याद आ गई। हजारों साल से जो लोग आपका कूड़ा उठाते रहे उनको कभी बराबर में बिठाने के बारे में नहीं सोचा और स्वेच्छाग्रह की बात कर रहे हैं। मोदी जी, आप जो आरएसएस की चाल को डेवलपमेंट के तरीके के साथ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं जरा उसका पोल खोलना चाहता हूं। आरएसएस ने कहा सामाजिक न्याय मत बोलिए, सामाजिक समरसता बोलिए। बाहर समरसता, आओ 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 आकर के जरा हमारे घर में हमारे साथ रह करके, हमारे खेतों में काम करके, गटर में उतर करके दिखाओ, तब समझते हैं कि समरसता कैसा होता है। हजारों साल से हमारे अधिकारों को छीन करके रखा और आज जब हम अपने हक को लेकर के संगठित हो रहे हैं तो आपको समरसता याद आ रही है। आजकल इनका मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम चल रहा है, चूल्हा चक्की कार्यक्रम, जिसमें ये दलितों के घर जाते हैं,
खुद खाना बना करके खाते हैं। अरे साहब, कभी हमको भी अपने घर बुलाइए और आपके किचन में हम बना करके खाते हैं, जरा वो खाना खिलाइए। ये जो समरसता है, जिसके नाम पे आप एकल हिंदू का एजेंडा चला रहे हैं, तो हम आपकी ही बात मान करके आपसे कहते हैं, जरा ब्याह करवा दीजिए ना अपने घर में, तब बन जाएगा एकल हिंदू। जरा शादी कराइए, बेटी रोटी का संबंध बनाइए, तब एकल हिंदू बनेगा। ये सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं। ब्याह करेंगे अपने जात में, भोज खाएंगे अपने जात में, खाना पकाएंगे अपने किचन में, और धन और धरती बट के रहेगी अपना अपना छोड़ के। इसमें एकल हिंदू का एजेंडा नहीं चलने वाला है। और ये जो आपका माया जाल है, इस माया जाल का सच सामने आएगा। लेकिन अफसोस तो होती है, अफसोस तब होती है